सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये सारे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉम्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर दो सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्युलेटर थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई, यानी ये बैंकरप्ट हो गए थे। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉम्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात 1923 यानी कि 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बेशक बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे ये चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें, तो इन बदलावों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह समझ नहीं पाते कि असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कितना पैसा सेव कर पाते हैं। आपने पक्का लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानियां सुनी होंगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है, बेघर। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वो शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम पैसों पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया? इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, यानी हाथों से अंगूठी निकालने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से कार साफ करते हुए कार में निशान पड़ते थे और इसलिए उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के बूम वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितना पैसा सेव किया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सेव करके रखा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था,
अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, ये थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में हर बार भर जाता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ डेवलप करने पर भी जोर देते थे। अगर आप एक बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन डालनी होगी। अगर आप किसी टाउन में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 6 इंच कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम उस जमाने का है जब खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का बेस थी और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही पैसे कमाते थे। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अमीर होकर ही सॉल्व की जा सकती है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर बिना फाइनेंशियल फाउंडेशन के किसी के पास पैसा आ भी जाएगा तो वो उसे जल्दी ही लूज कर देगा। एनीवे, माइक और मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन संभव थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि हम इसे आसान बना सकते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन डाली थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका निकाला। सालों तक वे सिर्फ ड्राइंग बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था। रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह रूल कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है। ये जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हां, ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं?
अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? असेट और लायबिलिटी क्या होते हैं ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को ये रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल ये होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, असेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको असेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था, पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था। यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, पर क्योंकि ये ऑडियो बुक है और ऑडियो में हम आपको डायग्राम्स दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आसान सी भाषा में समझा देंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने खुद इस बुक को 10 से 20 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 शब्दों को याद रखना है, जो हैं इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं।
और बाकी के ये दो शब्द हैं असेट और लायबिलिटीज। इन दो शब्दों को, असेट और लायबिलिटीज को, जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें असेट और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के रिलेशन को नहीं जानते। इस रिलेशनशिप को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान सी डेफिनेशन सिखाई। उन्होंने कहा कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अच्छी, सिंपल और इजी टू यूज डेफिनेशन है ना? एसेट वो चीजें होती हैं जो मेरी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ये हमें पैसा बना कर देते हैं, बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम घर रेंट पर दे देते हैं और उसे खुद एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते, तो ये घर हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हर महीने इससे रेंट आता रहेगा। और इसी तरह हमारी कोई शॉप है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और हर महीने हमें उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसेट ही है। और इसके उल्टे लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा घर लेते हैं और इस घर से हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो इस घर ने एक ही बार में हमारा खर्च नहीं करवाया, बल्कि बार बार हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा और इसलिए ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कभी इसमें मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ेगा, जैसे लॉन को साफ रखने के लिए माली रखना पड़ेगा। और अगर सिंपल सा घर भी है तो भी हमें नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले ही ना, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एटलीस्ट इन टर्म्स को और ये जो शब्दावली, ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम समझें और लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज से पहले खरीदें। और ये ध्यान रखें कि एसेट से हमें ज्यादा पैसा आना चाहिए और लायबिलिटीज से हमारी जेब से कम पैसे जाने चाहिए। और अगर आसान करें तो असल में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी खरीदते रहिए। और इनके बीच को फर्क न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए एक आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि न तो वो इन शब्दों को समझ पाता है और ना ही इन नंबर्स को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या नंबर्स में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे के बारे में सीखना और समझदारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शब्दों में भी और नंबर में भी। ध्यान रखिए कि सिर्फ नंबर से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मायने तो पूरी कहानी के होते हैं। किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नंबर को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करता है। उसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोज दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कम पैसे होने की वजह से ना ये एसेट खरीद पाता है और ना ही लायबिलिटी। अब बात करते हैं मिडिल क्लास आदमी की। एक मिडिल क्लास आदमी के पास इनकम थोड़ी ज्यादा आती है और वो पैसे पहले उसके एक्सपेंस कॉलम में जाते हैं, यानी वो पहले अपने खर्चे पूरे करता है और उसके बाद वो लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि नई कार, नया मोबाइल फोन, नया घर वगैरह।
ये लायबिलिटीज उसकी जेब से हर महीने पैसे निकलवाती रहती हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के पास बहुत ही कम असेट्स होते हैं जो उसे पैसा कमा कर दे सकें। कई मिडिल क्लास लोगों के पास कोई भी एसेट नहीं होता है, यानी कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी रैट रेस में लगे रहते हैं। फाइनली आता है एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल। इसके पैसे खर्चने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इन लोगों का पूरा फोकस अपने एसेट कॉलम पर होता है, यानी ये अपनी इनकम से पैसा खर्च करके यही सोचता है कि वो ऐसी चीज कैसे बनाए या खरीदे जिससे उसे हर महीने पैसा मिलता रहे और इन पैसों के लिए उसे ज्यादा काम न करना पड़े। इनकी ये सोच होती है कि ये अपनी जिंदगी में एसेट बनाएंगे और उसके बाद ही लायबिलिटी लेंगे। इसलिए कई छोटे बिजनेसमैन को भी आपने यही कहते सुना होगा कि पहले दुकान फिर मकान। तो अभी हमने ये सीखा कि गरीब को एसेट या लायबिलिटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। मिडिल क्लास इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए लायबिलिटीज लेता जाता है जो उसकी जेब से एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे निकलवाती हैं, और इसीलिए ये लोग रैट रेस में लगे रहते हैं। अमीर आदमी सबसे पहले अपने एसेट पर फोकस करता है। वो सोचता है कि पहले वो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ही लायबिलिटीज लेगा। बस पैसे खर्च करने की प्रायोरिटी ही किसी इंसान को अमीर तो किसी को गरीब बना देती है। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, और कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वो आदमी अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से इसीलिए शुरू की ताकि मैं ये बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गलती ये होती है कि वे ये मानते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं, या ये पूछते हैं कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। पर यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे जायदाद, सैलरी में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को दिखाता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है कि मूर्ख और उसका पैसा जल्दी ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम एकेडमिक और प्रोफेशनल काबिलियत को हासिल कर सकें। बेशक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्रोफेशनल काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो होनहार स्टूडेंट आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, बस ये मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे की बहुत सी मुश्किलें हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बिजनेस पर काबू कर रखा है, गवर्नमेंट भी दखल दे रही है और कोर्ट में मुआवजे के केस फाइल हो रहे हैं वगैरह। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस का एकेडमिक सक्सेस से कोई सीधा रिलेशन नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने बिजनेस में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं,
पर बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं पर अपनी प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते। उनकी एजुकेशन में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि कमी ये है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह से संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, पर पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। ये कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ रेंट के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। प्रॉब्लम यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वो छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो लोगों की सैलरी होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी इनकम बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। एक एम्प्लॉय के लिए टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी, सीधा ही सबसे पहले उसका टैक्स कटेगा। बाद में बचे हुए पैसे उसे मिलेंगे, जिससे वो अपने बाकी के खर्चे करेगा। और टैक्स एक सबसे बड़ा एक्सपेंस है। फिर लायबिलिटी बढ़ने लगती है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस यंग पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी इनकम बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे रेंट के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके लायबिलिटी का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से होम लोन और क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने हैं। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है और तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तब एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट, उनका घर, उसकी कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर करती है क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले इंटरेस्ट से उन्हें टैक्स में छूट यानी कि एग्जेम्पशन भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनका पेमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। प्रॉब्लम से डील करने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। दिवाली, न्यू ईयर की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं। पर अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे यंग कपल से हर समय टकराता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं पर उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं। वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही
पैसे की तंगी का कारण है। ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की प्रॉब्लम सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वो कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले तो उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के थॉट कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों का डर, समाज से कट जाने का डर। और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक एसेट है, कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सेफ हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसे की बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता, इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते,
तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की ये बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर एसेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक एसेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक, जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2, हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5, सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट,
बोले तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। एक, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी, जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन्स हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इससे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या आप अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो।
असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान है, जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न जनरली ये होता है। एक, आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सक्सेस से दरअसल आपका मालिक सक्सेसफुल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। दो, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तीन, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको ये नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही एसेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है। एसेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है।
दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है, और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला, अमीर एसेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो एसेट खरीद रहा है। चैप्टर 4 लेसन 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से रिक्वेस्ट की गई कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंघम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन डिस्कशन के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वे बियर पीने के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। इसके लिए रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, क्या तुम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा कि यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा, क्योंकि ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा से यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? अब रे हंस दिए। वो बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। फिर वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का ओरिजिनल गोल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, तो वो ही उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज उनके पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था।
आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, पर उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने ये बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, पर मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। अगला सीक्रेट यह है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के बच्चों में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके उन्हें अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करने के बाद वे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, साइंटिस्ट, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, पर उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सचर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, पर उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुकिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक स्टडी करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसे अमीर बनाते हैं। फाइनेंशियल रूप से सिक्योर बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 रूल ये जानना है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच फर्क होता है, और इसलिए हमें एसेट ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज्यादा सैलरी की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर और ट्रेनिंग लेने वाला हूं ताकि बेहतर जॉब पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 हफ्ते में जॉब छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जिसमें सैलरी ज्यादा हो। ज्यादातर ये समझदारी की बातें मानी जाती हैं, पर अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। तो आइडिया यह है कि सारे लोग सिर्फ अपनी इनकम को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो इनकम से आ रहे पैसों को असेट खरीदने में लगाते हैं जिससे उन्हें और पैसे आएं, तो वो अमीर बन सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से पुरानी सोच वाले होते हैं, यानी मैं रिस्क नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं होता। वे अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, वे गेम को सेफ तरीके से ही खेलते हैं। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से कम एम्प्लॉयज की जरूरत होने लगी तो बहुत से लोगों की जॉब चली गई। उस वक्त लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा है। उनका घर नाम का ही एसेट था, क्योंकि
घर हर महीने उनकी जेब से पैसे निकलवा रहा था। उनकी कार, उनके दूसरे एसेट भी उन्हें जिंदा मार रहे थे। घर में रखे 50,000 रुपए के खरीदे गए मोबाइल फोन्स कुछ कमा कर नहीं दे रहे थे। जॉब की सिक्योरिटी न होने के कारण अब उनके पास जीवन चलाने का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो एसेट थे वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं लोन लेने के लिए बैंक में गया, लेकिन बैंक वालों को कर्ज लेने के लिए मेरे फाइनेंस की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए जो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे भरने को दी थी, उस एप्लीकेशन में अपने गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, रिस्ट वॉच, जूते और दूसरी चीजों को असेट वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का कारण यही था कि मैंने अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट क्लब कलेक्शन को एप्लीकेशन में असेट कॉलम में भरा था, बल्कि एक्चुअली में मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है जिसमें सैलरी मिलती हो। अब मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। कई बार जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम कुछ डिफरेंट सोच रहे होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं या 10 करोड़ रुपए के एसेट हैं। अब यह चीज एक्यूरेट नहीं है और इसका एक रीजन यह है कि जिस पल आप अपने एसेट को बेचना शुरू करते हैं, आपको उससे मिले पैसों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इसीलिए इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी इनकम कम हो जाती है, पैसा जुटाने के लिए वे अपने एसेट को बेचते हैं। पहले तो उनके पर्सनल एसेट आमतौर पर उस वैल्यू से बहुत कम में बिकते हैं जिस वैल्यू पर उन्होंने उसे खरीदा था, या अगर एसेट्स बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर गवर्नमेंट प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज को खत्म करने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की जॉब को करते रहें पर असली एसेट को खरीदना भी शुरू कर दें। पर ऐसे लायबिलिटीज या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार लाने पर कम हो जाए। आप जिस पल एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह असली एसेट नहीं है। हालांकि आपके बैंकर भी इसे एसेट मानते हैं, पर इस बुक को सुनने के बाद आप इन्हें एसेट ना ही माने तो बेहतर है। बड़ों के लिए यही सही है कि अपने खर्चे कम कर लें, अपनी लायबिलिटीज को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट का फाउंडेशन बना लें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क क्या होता है। कॉलेज जाने से पहले ही उन्हें एसेट वाले कॉलम को बनाने की मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे जॉब स्टार्ट करें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसें, जॉब को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार में खरीदें, अपने बच्चे को यह सिखाना हमारा फर्ज है। मैं बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी जॉब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चे घर छोड़कर अपनी अलग फैमिली बनाने चले जाते हैं, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के एसेट को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी जॉब कहलाएगी। 2 स्टॉक, 3 बॉन्ड, 4 म्यूचुअल फंड, 5 इनकम देने वाला रियल एस्टेट, 6 नोट्स, 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, पेटेंट वगैरह से मिलने वाली रॉयल्टी, 8 और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो पैसे कमा कर देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जिसका एक रेडी मार्केट है। जब मैं छोटा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सिक्योर जॉब ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि
अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे बिल्डिंग और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उन्हें देख सकता हूं। जब प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं सोचता कि मैं रियल एस्टेट यानी अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में क्यों आया। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक भी पसंद हैं, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक यानी शेयर्स। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, न कि कोई कॉर्पोरेट आदमी। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में यूएस मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्पोरेशन में भी। मैंने इन कंपनियों में बिताए हुए समय का मजा लिया है। इनसे जुड़ी मेरी कई अच्छी यादें हैं, पर अंदर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, पर उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वे भी आमतौर पर छोटी कंपनियों के होते हैं, और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक बना देता हूं, यानी उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल कर देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे ये खेल पसंद है। कई लोग कम कैपिटल वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी। पर अगर आप इन्वेस्ट करने से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और इस गेम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो रिस्क हमेशा कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के साथ मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं, और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचा रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मैं आमतौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका में एक लॉ है जिसे कहते हैं 1031 लाइक काइंड एक्सचेंज, यानी अगर आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेचते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ या ज्यादा की खरीदते हैं, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ये लॉ इंडिया में नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे यहां एक सिमिलर टाइप का लॉ है जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में आता है, और वो ये कहता है कि अगर आपके नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि वो आपने 50 लाख में खरीदी थी, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 1 करोड़ में, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख का। अब नॉर्मली हमें 50 लाख गेन पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से 1 या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हम टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इस लॉ का फायदा एक इंसान जिंदगी में एक ही बार उठा सकता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग बात सुनकर अच्छा लगा होगा। हम अपने गिगलर्स को हमेशा बाकियों से आगे ही रखना चाहते हैं। वैसे ये लॉ अभी 2022 में एप्लीकेबल है। अब अगर आप इस बुक को काफी बाद में सुन रहे हैं तो हो सकता है कि इसे गवर्नमेंट चेंज कर दे, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ये पूछ सकते हैं और इस लॉ को यूज करके लाखों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं दिन में जॉब करता था, पर मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपने असेट वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। जितना अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सक्सेसफुल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए एनकरेज नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को काम नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, पर सक्सेस के चांस बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं,
तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी मैं इसके लिए सलाह दूंगा, नहीं तो दिन में अपनी जॉब करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो मेरा मतलब यह है कि आप अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें 10 रुपए का नोट जाए तो वो बाहर ना निकलने पाए। इसे इस तरह से सोचें कि जब 10 रुपए का नोट आपके एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी जॉब करते रहें, एक अच्छे मेहनती एम्प्लॉय की तरह काम करें, पर अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन चीजों को सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या कार जैसी लग्जरियस चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, पर असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने एसेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर एसेट वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए महंगी चीजें खरीद लेती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों को दी जाने वाली जायदाद की कीमत पर ऐसी चीजें खरीदते हैं। सच्ची लग्जरी असली एसेट में इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने का मोटिवेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से एक्स्ट्रा पैसा आने लगा तो वो मार्केट गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या रिस्क नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी। एक्चुअली हमें जो इस अपार्टमेंट हाउस से रेंटल इनकम मिल रही थी, वही रेंटल इनकम मर्सिडीज की लोन के इंस्टॉलमेंट देने के लिए दी जा रही थी, पर उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया कि हम कार खरीद पाए। पर मर्सिडीज की ये लग्जरी दरअसल एक सच्चा रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने एसेट वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत आम रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर महंगी चीजें खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर 5 की ओर। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, पर उसके फॉलोअर्स यानी कि चेले आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, इसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी
टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लगा दिया था। 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16th अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगा दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर इंडिया की बात करें तो 1857 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियम ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट से हमें यह नहीं पता चल पाता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों में मदद देने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और ये लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना है, पर दरअसल ये उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार गवर्नमेंट ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट हूं। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। ये उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अमीर डैडी से ये सुनता आया हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से ये सुनता हूं कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डैडी होते थे जो एक नामी गवर्नमेंट लीडर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। पर जब आप टैक्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं रूल्स से नहीं खेलते हैं जिनसे पब्लिक खेलती है।
जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे, जो पानी के जहाजों के दिनों में पॉपुलर हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा के एसेट के रिस्क को लिमिटेड करने के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए सेलर्स को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो सेलर्स की जान जाती थी, पर अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वो पैसा डूब जाता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। इसमें लिमिटेड शब्द का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं खोलते हैं और नॉर्मली बिजनेस करते हैं, और इस केस में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि अनजाने में आपके एम्प्लॉयज की काम करते हुए जान चली जाती है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका घर भी उन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में से 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं तो आपसे 10 लाख रुपीस ही मैक्सिमम लिए जा सकते हैं। यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अमीर लोग किस तरह का खेल खेलते हैं? कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज की वजह से अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने सिखाया है, जिनमें से एक सोशलिस्ट थे और दूसरे कैपिटलिस्ट। मुझे जल्दी ही यह महसूस हुआ कि कैपिटलिस्ट को पैसे की ज्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण सोशलिस्ट आकर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मिडिल क्लास पर जाने लगे। अमीरों ने इंटेलेक्चुअल्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पास हुआ तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो वो लोग इस बात से खुश हुए कि पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अमीरों को दिया जाने लगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास ये पैसा जॉब और पेंशन के रूप में आ गया। अमीरों के पास ये पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आया। गवर्नमेंट के पास ढेर सारे पैसे थे और उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर किसी एक साल गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिए हैं काम करवाने के लिए, लेट्स से कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। अगर आप इन पैसों को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगली बार आपके डिपार्टमेंट को कम पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा कोशिश करेगा कि वो सारा पैसा खर्च करे, बेशक उतने पैसों की असली में जरूरत भी ना हो। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए गवर्नमेंट खर्चों का ये साइकिल चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह गवर्नमेंट इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का इस्तेमाल किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलने लग गए जिसके लिए टैक्स रूल्स अलग थे। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है और कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी भी कोई चीज होती है। मैक्सिमम लोग कंपनीज यानी कॉरपोरेशन को बड़ी बिल्डिंग समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइल का एक फोल्डर होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में रजिस्टर होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसी लीगल बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों के एसेट एक बार फिर से सेफ हो गए। एक बार फिर
कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना पॉपुलर हो गया। ये परमानेंट इनकम टैक्स लॉ के पास होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से कम था। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। ये लड़ाई तब छिड़ती है जब लॉ बनते हैं, और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपने जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शॉक्ड हो जाता हूं जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। जिस एम्प्लॉय में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता, चाहे उसकी जॉब कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो। एवरेज अमेरिकी आदमी आज गवर्नमेंट को 50% का टैक्स देता है, यानी एक साल में अगर वो 12 महीने काम कर रहा है तो उसमें से उसने 5 से 6 महीनों तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए पैसे जमा कर सके। मेरे विचार में इस समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है, जिनके दम पर वो चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे बुद्धिमान और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट्स की सर्विस लेते हैं और पॉलिटिशियंस को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास बदलाव करवाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, पर इनका फायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलर शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के आर्टिकल 1031 का छोटा रूप है, यानी कि एक्रोनिम, जिसे यूज करके कोई भी अमेरिकन जब प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उस कमाए गए पैसों से अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे कैश ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन छूटों यानी एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं उठाते, वे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की सुइयों को अपने हाथों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार शॉक्ड होता रहता हूं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट दोषी थी। मुझे ये सब पता है, पर जनवरी से लेकर मई के पहले 15 दिनों तक गवर्नमेंट के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गेम को बुद्धिमानी से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया लेसन आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे।
वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैं उनके गाइडेंस में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि नॉलेज ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है। उस नॉलेज के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहती है। अमीर डैडी, माइक और मुझे हमेशा ये याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना इंसान बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे से ज्यादा टैक्स वसूल कर लेगा। मैं पैसे के लिए काम न करूं, मेरा ये पहला लेसन दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से डील करने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतनी ज्यादा सैलरी देते थे। वकीलों को सैलरी देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका बेस्ट लेसन था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सकें, और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का सम्मान करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून के बारे में न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों न हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी जॉब खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी के चेक पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से मैं उस कॉर्पोरेशन के लिए एक दूध देने वाली गाय बन जाता। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे सिर्फ हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कॉर्पोरेट की सीढ़ी क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों न बना जाए। बचपन में मुझे समझ नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। एक ऐसा विचार था जो नामुमकिन और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से एक्साइटेड था, पर मेरी कम उम्र में मैं संभावना पर सोच ही नहीं पा रहा था कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह को फॉलो कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का आइडिया जिंदा रहा और ये मुझे एक अलग रास्ते पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं ये जानता था कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताया है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसे किस तरह करूंगा, पर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरी क्लास के साथी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, पर हर बार जब भी मैं अपनी सैलरी के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां यानी डिडक्शन इतना ज्यादा था और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे सीनियर बॉस मेरे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के एम्प्लॉय के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे एसेट वाले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी मौजूद थी, पर अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। डिडक्शन वाली सैलरी को देख देखकर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता
तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई एम्प्लॉयर ये अनुभव करते हैं कि अगर एम्प्लॉय अपने काम से काम रखें तो ये उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने एसेट बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैं एक बेहतर एम्प्लॉय बन गया। मेरे पास अब एक गोल था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे ये लगा कि वहां इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला, और हां, मेरी सैलरी के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। ये इंस्पायर करने वाला था। मैं एम्प्लॉय होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 यानी कि 1978 तक मैं सेल्स में टॉप के 5 लोगों में से एक था। मैं रैट रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी। और वो पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपने एसेट वाले कॉलम में बना रहा था, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशंस बेच रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे एसेट वाले कॉलम का हर 10 रुपए का नोट एक बढ़िया एम्प्लॉय था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा एम्प्लॉय तैयार होते थे, और वो सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वो भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान सही तरह से चल रहा था और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रैट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर 3 है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट पे समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद
जब ये मार्केट से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर यह डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा ये है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर एसेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे ये पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजन्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉर्पोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉर्पोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉर्पोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉइज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6,
जिसमें हमें सीखने को मिलेगा लेसन नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का जॉब से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से यानी कि 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं, पर जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में डाउट। टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इस इंपॉर्टेंट चीज को गट्स, बहादुरी, चालाकी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है, पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में एज ए हेलीकॉप्टर का पायलट था, तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दब जाता है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूं कि वे रिस्क लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह प्रिंसिपल काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल IQ डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। तो अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से जकड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्रियां आई, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है।
प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं। पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एसेट था, आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर के आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अभी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सकें कि वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक डू डैड मिला, यानी कार्ड में एक नाव निकली। अब डू डैड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है। जैसे कि इस लेडी के केस में इसे गेम में एक बोट मिली, तो ये इसकी लायबिलिटी थी, न कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने बताया कि किस तरह ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करती है, तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने ये जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं, तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में गेम में उसे और डू डैड्स मिले। उसने गेम में कोई एसेट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो ये गेम हार गई। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत बेचैन है। वो क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि इतने बेकार के गेम को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या ये गेम उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस औरत ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई गेम किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। मैं 1984 से करोड़ों कमा रहा हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर टीचर भाषण देते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेशन देना शुरू किया। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वे इस गेम को नॉलेज बढ़ाने के पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए।